हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लैग्रांजेस मेथड को देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट 1 का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 को सॉल्व करने का एक तरीका है। ओके, आइए देखते हैं। लैग्रांजेस इक्वेशन जो कि कुछ इस फॉर्म की होती है, पी पी क्यू क्यू एंड आर, जहाँ पे कैपिटल पी एक्स वाई एंड जेड का फंक्शन होता है, कैपिटल क्यू भी एक्स वाई एंड जेड का फंक्शन है एंड सेम एज आर। यहाँ पे ये पी क्यू की जो इक्वेशन है वो आपकी क्वासी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में होती है। क्वासी लीनियर इक्वेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इक्वेशन की बोथ साइड एक्स वाई एंड जेड के टर्म्स मिल सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। लैग्रांजेस मेथड हमेशा लीनियर या इक्वेशंस में सॉल्व किया जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, इन जनरल आपको बस समझना है कि कभी भी p स्मॉल p एंड q जो टर्म्स होती हैं वो कभी भी आपका मल्टीप्लाई में नहीं आएगा और इसका ऑर्डर कभी भी 2 नहीं जाएगा। ऑर्डर हमेशा इसका 1 रहना चाहिए। मतलब कभी भी आपके पास p स्क्वायर या q स्क्वायर की टर्म्स या p इंटू क्यू टाइप की टर्म्स नहीं आती हैं। अगर ऐसी कोई टर्म आती है तो उसका सोल्यूशन चार पिट मेथड से किया जाता है। तो कभी भी आप देखना कि आपके पास लैग्रांजेस इक्वेशन जो है या लैग्रांजेस मेथड जो है वो उस टाइप की इक्वेशंस में यूज़ किया जाता है जहां पर p और q स्मॉल p एंड q की पावर हमेशा 1 होती है। क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया जाता है कई बार, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि p एंड q की पावर हमेशा 1 रखनी है यहाँ पे, एंड p स्मॉल p एंड q कभी भी आपका मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए। ओके, अब इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो एक आपको इक्वेशन दी जाएगी जहाँ पे आप जानते हो कि p x का पार्शियल डेरिवेटिव है एंड q y का पार्शियल डेरिवेटिव है। ये हमेशा लीनियर फॉर्म में आना चाहिए और कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म मानते हैं। ये किस तरीके का है कि dx के अपॉन में आएगा p, dy के अपॉन में आएगा q और dz के अपॉन में आएगा r। बेसिकली जो कैपिटल p है वो स्मॉल p के साथ है एंड जो कैपिटल Q है वो स्मॉल q के जो साथ की टर्म है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 3 आपके पास फ्रैक्शंस बनेंगे और कई सारे क्वेश्चंस में 3 से ज़्यादा फ्रैक्शंस भी बन सकते हैं। उस केस में आपको कोई भी 2 फ्रैक्शंस लेने हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है फाइंड 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन बाय टेकिंग एनी 2 फ्रैक्शंस। आपको कोई से भी 2 फ्रैक्शन लेने हैं। आपको बेसिकली इंटीग्रेट करना है, तो जिन भी फ्रैक्शन से आपका इंटीग्रेशन ईजिली हो जाता है आपको वो 2 फ्रैक्शंस लेने हैं। अगर 3 फ्रैक्शंस में से कहीं पर भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आपको अपने पास से इंटीग्रेशन के लिए फ्रैक्शंस को क्रिएट करना होता है, जो कि हम आगे वाले टर्म्स में या कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। ओके, उसके बाद जो भी आपका सोल्यूशन आएगा उसको सॉल्व करना है C1 C2 की फॉर्म में। अब ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी जगह आप A1 A2 A भी कुछ भी लिख सकते हो। u एंड v की वैल्यू निकालने के बाद जनरल सोल्यूशन कुछ इस टाइप का होता है। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखने के कई तरीके हैं, या तो आप इसे ऐसे लिख दें या C1 C2 की फॉर्म में लिख दें, या आप इसको u इज इक्वल टू फंक्शन v की फॉर्म में लिख दें एंड सो ऑन। कई तरीके से इसे लिखा जा सकता है। तो लैग्रांजेस मेथड क्लियर। हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन को देखा कि क्या ये लैग्रांजेस मेथड से सॉल्व करी जा सकती है। लीनियर इक्वेशन है, इट मीन सॉल्व करी जा सकती है। उसके बाद आपने लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखा, उसमें से कोई भी 2 फ्रैक्शंस को लिए जिनका इंटीग्रेशन ईजिली होता है, उनका इंटीग्रेट करके सोल्यूशन निकाला और उसको इस फॉर्म में लिखा है। अगर इन इक्वेशन से इंटीग्रेशन ईजिली नहीं होता है तो आप खुद सिर्फ कुछ फ्रैक्शंस को क्रिएट करोगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और फिर आपको इंटीग्रेशन ट्राई करना है। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक टाइप 1 मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल का लैग्रांजेस का क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हो कि सिर्फ इतना दिया हुआ है आपके एग्जाम में कि सॉल्व दिस इक्वेशन। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको लैग्रांजेस इक्वेशन का यूज करना है। हम कैसे डिसाइड करते हैं, आपने देखा जो p एंड q की जो टर्म है वो उसकी पावर लीनियर है एंड ये मल्टीप्लाई में भी नहीं है, p और q साथ में मल्टीप्लाई में नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे लैग्रांजेस इक्वेशन का यूज होना है।
ठीक है, दिस इक्वेशन is in linear form by using Lagrange's method. Lagrange's method क्या होता है भाई? dx by capital P, dy by capital Q and dz by capital R. आप जानते हो P Q R क्या होगा? कैपिटल P स्मॉल p के साथ का टर्म, कैपिटल Q स्मॉल q के साथ का टर्म एंड R जो आपका जो भी राइट हैंड साइड में टर्म होती है वो आती है। आप यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दीजिए। तो dx बाय एक्स स्क्वायर आप देख रहे हो, dy बाय वाई स्क्वायर एंड dz बाय, ये आपका dz है, dz बाय z स्क्वायर। अब कोई भी तीन फ्रैक्शंस लेने हैं, आपके पास तीन फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे, इसमें से आप कोई भी दो फ्रैक्शंस को चूज कर लीजिए। मैं फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन को चूज कर रही हूँ, आप फर्स्ट एंड थर्ड या सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन भी चूज कर सकते हो। इसमें आंसर जो आएगा वो आपका सही रहता है, आप कोई भी फ्रैक्शन को चूज कर सकते हो। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन, then we get, okay, हमारे पास टर्म है dx बाय एक्स स्क्वायर एंड dy बाय वाई स्क्वायर। इंटीग्रेट करने के लिए हम जानते हैं कि हमें टर्म्स को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, x की पावर -2 dx एंड y की पावर -2 dy, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, आप जानते हो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, -1/x dx, सॉरी dx नहीं आएगा, -1/x इज इक्वल टू -1/y, और प्लस आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चूज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर फंक्शन लॉग का है तो लॉग के टर्म में भी आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को चूज कर सकते हो। ओके, मैंने इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया है कि आप चाहो तो माइनस का भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म चूज कर सकते हो। ठीक है, ये टर्म, ये जो माइनस के 1/y है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके गई तो आप इसे लिख सकते हो 1/y -1/x इज इक्वल टू c1। अब आप देख रहे हो कि आपको एक कांस्टेंट टर्म मिल चुकी है, जो आपने अभी लैग्रांजेस मेथड में देखा था कि आपको C1 एंड C2 दो टाइप की टर्म्स चाहिए थी, तो आपको एक कांस्टेंट टर्म मिल चुकी है। ऐसे ही हम फिर से कोई भी दो फ्रैक्शंस लेंगे और अपनी C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब कोई भी आप दो फ्रैक्शंस ले लीजिए, मैं सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन को चूज कर रही हूँ, आप फर्स्ट एंड थर्ड भी चूज कर सकते हैं। टेकिंग second and third fraction, okay, second and third, dy by y square is equal to dz by z square। अगेन जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सेम टर्म 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/y, 1/z स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/z, और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया है C2। ठीक, अगेन जब मैं इसको एडजस्ट करूंगी तो आएगा 1/z -1/y इज इक्वल टू C2। आपके पास C1 एंड C2 दो कांस्टेंट टर्म मिल चुके हैं। इट मीन्स आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका सिर्फ इतना होगा, जनरल सॉल्यूशन आप जानते हो, आप लिखते हो फाई C1, C2 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे बस वैल्यू रखना है आपको, फाई 1/y -1/x एंड C2 की वैल्यू 1/z -1/y is equal to 0. This is your required solution for this question. ओके, ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन था, मतलब इसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो लो था। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है और आपके इस टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ओके, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे। आपको सॉल्व करना है mz माइनस ny स्मॉल p प्लस nx माइनस lzq इज इक्वल टू ly माइनस mx। ओके, ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसको सॉल्व करने का अगेन सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। आपको दिख रहा है यहाँ पे जो p एंड q के जो टर्म है वो लीनियर है, मतलब इनकी पावर 1 है और ये आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं है, मतलब कहीं भी p इंटू क्यू फॉर्म नहीं लिखी हुई है। इट मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन है। दिस इज लीनियर इक्वेशन। और अगर ये लीनियर इक्वेशन है और क्वासी लीनियर की फॉर्म में है, इट मीन्स आप इसको लैग्रांजेस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। देन सॉल्व दिस इक्वेशन by using Lagrange's method। आप जानते हो कि जो Lagrange's इक्वेशन है वो क्या होती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन, Lagrange's ऑक्सिलरी इक्वेशन dx बाय कैपिटल P dy बाय कैपिटल Q इज इक्वल टू dz बाय r। ओके, आप जान रहे हो कि कैपिटल P क्या होगा? स्मॉल p के जो 7 टर्म है dx बाय mz माइनस ny इज इक्वल टू dy। कैपिटल Q क्या आएगा? जो स्मॉल q के साथ जो टर्म है nx माइनस lz। ऐसे ही z के साथ क्या है? r क्या टर्म है जो राइट हैंड साइड में होती है? ly माइनस mz। ओके, अब ये आपकी एक इक्वेशन बन के आ गई। लेकिन अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई भी एक ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसको मैं इजीली इंटीग्रेट कर लूं। मतलब अगर यहाँ पे dx लिखा है, ये पार्शियल टर्म तो नहीं है, ऑर्डिनरी टर्म है, मतलब मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तभी कर सकती हूँ जब मेरा फंक्शन भी x का हो, उसमें x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन 2 टर्म में अगर मैं ये 2 फ्रैक्शंस लेती हूँ और मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा रही तो dx की मल्टीप्लाई इससे है, लेकिन यहाँ पे एक z एक्स्ट्रा टर्म है, मतलब मैं इंटीग्रेट नहीं करा सकती। ऐसी dy की मल्टीप्लाई मैं इससे कराऊंगी, यहाँ पे y के अलावा z एक एक्स्ट्रा टर्म है, मतलब मैं मल्टीप्लाई नहीं करा सकती। इट मीन्स अभी आपके पास वो क्वेश्चन बन चुका है जहाँ पे आपको खुद से फ्रैक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इजीली इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब इन क्वेश्चंस को आगे करने के लिए आप देखोगे कि हम यहाँ पे कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं। मैं फर्स्ट में x से मल्टीप्लाई कर रही हूं क्योंकि यहाँ पे x का टर्म नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? mxz माइनस nxy। फिर मैं प्लस करके सेकंड में y से मल्टीप्लाई कर रही हूं, इसमें y से मल्टीप्लाई करिए, nxy माइनस lzy। ऐसे ही प्लस मैं इसमें z से मल्टीप्लाई कर रही हूं, z dz प्लस lzy माइनस mxz। क्लियर? अब ऐसा मैंने किया क्यों? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप देख रहे हो नीचे के टर्म कैंसिल हो रहे हैं, mxz माइनस के mxz, nxy प्लस के nxy कैंसिल, माइनस के lzy एंड प्लस के lzy यहाँ से कैंसिल हो गया है। क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन इजीली करना था, इसलिए मैंने ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई कराई है जिससे मेरे पास ऐसा फंक्शन बचे जिसका इंटीग्रेशन मैं इजीली कर सकूं। अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन बच रहा है x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन 0। आप जानते हो इसका मैं कोई भी दूसरे फ्रैक्शन के साथ
अगर मैं इसको रखूंगी तो ये मल्टीप्लाई करके आपको 0 देगा। मतलब कभी भी अगर आपके पास ऐसी टर्म बन रही है तो आप उसे डायरेक्टली लिख सकते हो x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आपने इसके इक्वल में कोई भी फ्रैक्शन लिया तो वो क्या बन जाएगा 0। तो आपके पास ये टर्म बच के आ गई है। अब इसका सिंपल हमें इंटीग्रेशन करना है। ऑन इंटीग्रेटिंग आप देख रहे हो ये टर्म आपके पास क्या आएगी, x स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस z स्क्वायर बाई 2, और इस केस में मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लूंगी c1 बाई 2। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप पे डिपेंड करता है, आप उसे क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 2 एलसीएम लेके कैंसिल, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c1। बेटा आपके पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है c1, ठीक। अब ये डन है, ठीक। जिस तरीके से आपने इसे किया है ऐसे ही अब आप लोग क्या करोगे, एक और कांस्टेंट c2 की वैल्यू निकालोगे। तो अभी आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे x, y और z की मल्टीप्लाई करी है। अब ऐसे ही मैं इसमें l, m और n की मल्टीप्लाई करूंगी। बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या ट्रिक यूज करी है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है मैंने x की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ y नहीं है मैंने y की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर सॉरी ये टर्म आपका आएगा mx, हाँ ये टर्म आपका mx है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि z नहीं था तो मैंने यहाँ पर z की मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे जब मुझे एक और फ्रैक्शन बनाना है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर l नहीं है, l की मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ पर m नहीं है तो m की मल्टीप्लाई करा दीजिए, और यहाँ पर n नहीं है तो मैं यहाँ पर n की मल्टीप्लाई करा दूंगी। इतना टर्म क्लियर। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, c2 की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक। तो इसी के लिए अगला फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, l dx। तो आपके पास टर्म आएगी m l z माइनस n l y प्लस इसमें आप m से मल्टीप्लाई कराओ m dy, तो आपके पास टर्म आएगी n m x माइनस l m z प्लस इसमें आप n से मल्टीप्लाई करा दो n dz, तो आपके पास टर्म आएगी n l y माइनस m n x। अगेन आप देख पा रहे हैं m l z एंड ये प्लस के m l z कैंसिल, माइनस के n l y एंड प्लस के n l y कैंसिल, प्लस के n m x और ये माइनस के n m x कैंसिल। अगेन आपके पास जो टर्म बच रहा है वो क्या आ रहा है, l dx प्लस m dy प्लस n dz अपॉन 0। आपको दिख रहा है इसके करस्पॉन्डिंग आप कुछ भी फ्रैक्शन लोगे वो क्या हो जाएगा 0। तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक टर्म बचती है l dx प्लस m dy प्लस n dz इज इक्वल टू 0। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग l का इंटीग्रेशन, l तो कांस्टेंट टर्म है, dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, m कांस्टेंट टर्म है, dy का इंटीग्रेशन y, n कांस्टेंट टर्म है, dz का इंटीग्रेशन z इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया है c2। ये आपके पास आ गया c2, c1 आप फाइंड आउट कर चुके थे, तो आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा phi c1 c2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ वैल्यूज रख देंगे। c1 अभी आपने निकाला था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, c2 आपका आया lx प्लस my प्लस nz एंड ये टोटल टर्म 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन।